कोर्ट में घमंडी पत्नी ने 10 लाख रुपए फेंक कर कहा, तुम्हारी औकात नहीं है। पति चुपचाप तलाक देकर चला गया। लेकिन ठीक 5 साल बाद वही पत्नी उसी पति के पैरों में गिरकर रो रही थी। आखिर पति ने ऐसा क्या किया कि पूरा शहर चौंक गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ फैमिली कोर्ट का कमरा नंबर 4 आज एक ऐसे तमाशे का गवाह बनने जा रहा था जिसने इंसानियत और पवित्र वैवाहिक रिश्ते को पैसों के तराजू में तौल कर रख दिया था। कोर्ट रूम के बाहर वकीलों की भारी चहल पहल थी और टाइपराइटरों की खटखट गूंज रही थी। लेकिन कमरे के भीतर एक अजीब सा दम घोटने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। बैकग्राउंड में जैसे कोई बहुत ही दर्दनाक और रूह को चीर देने वाला संगीत बज रहा हो। सूरज कोर्ट की एक बेंच पर बेहद शांत बैठा था। उसने एक साधारण हल्की नीली शर्ट पहनी थी जो कोहनियों के पास से घिस चुकी थी। उसके पैरों में सिलाई उतरी हुई चप्पल थी और हाथ में एक पुराना मटमैला सा कपड़े का थैला था जिसमें उसकी जिंदगी के कुछ जरूरी कागजात रखे थे। उसकी आंखों में आंसू थमे हुए थे पर चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। तभी उसकी पत्नी रागिनी जज के सामने आकर खड़ी हुई। उसने बेहद महंगी और चमचमाती साड़ी पहनी थी जिसमें उसका घमंड साफ झलक रहा था। रागिनी ने कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों के सामने सूरज के फटे हुए जूतों और पुराने थैले की तरफ नफरत से इशारा किया और तीखी आवाज में चिल्लाकर बोली, माय लॉर्ड, मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी का एक पल भी और बर्बाद नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी रामशरण शुक्ल की इकलौती बेटी हूं मैं। और ये सूरज, इसके पूरे खानदान की वसीयत मेरे पापा के 1 महीने के टर्नओवर के बराबर नहीं है। महीने का महज 15,000 कमाने वाला ये मामूली क्लर्क मेरे जूतों का खर्च भी नहीं उठा सकता। इसने क्या सोचा था कि कोर्ट के चक्कर लगवाकर ये मुझसे गुजारे भत्ते के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेगा। इसकी औकात ही क्या है। रागिनी की बातें सुनकर कोर्ट रूम में बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सूरज का वकील कुछ बोलने के लिए खड़ा भी हुआ लेकिन रागिनी ने उसे हाथ के इशारे से झटक दिया। अचानक रागिनी ने अपने महंगे डिजाइनर बैग की चेन खोली और उसमें से 2-2 हजार के नोटों की कड्डियां, पूरे 10 लाख रुपए निकालकर सीधे सूरज के पैरों के पास कोर्ट की टेबल पर दे मारी। नोट बिखर कर सूरज के पैरों के पास गिर गए। रागिनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये लो 10 लाख रुपए। मेरे खानदान का एहसान समझकर इसे उठाओ और अपनी इस फटीचर जिंदगी में ऐश करो। मेरे वकीलों ने तलाक के कागजात तैयार कर दिए हैं। बस इस पर दस्तखत करो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। सूरज की पलकों के कोने से एक आंसू का कतरा निकला और सीधे फर्श पर गिरे उन नोटों पर जा गिरा। उसने उन नोटों को छुआ तक नहीं। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई और रागिनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, सिर्फ एक बेकाबू और गहरा दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा काम जाए। सूरज ने बहुत धीमी, लड़खड़ाती लेकिन साफ आवाज में कहा, रागिनी, इन नोटों की कड़कड़ाहट में तुम्हें शायद मेरी उन रातों की सांसों की आवाज सुनाई नहीं दे रही जो मैंने तुम्हारे लिए जागी थी। तुमने आज मेरी गरीबी का तमाशा नहीं बनाया। तुमने उस भरोसे का कत्ल किया है जो मैंने तुम पर किया था। सूरज ने बिना एक पल गवाए मेज पर रखे तलाक के कागजातों को उठाया, जेब से एक साधारण पेन निकाला और कांपते हाथों से उस पर दस्तखत कर दिए। उसने कागजात जज की तरफ बढ़ा दिए और हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जो रिश्ता ही मर गया उसकी कीमत क्या वसूलना। राम राम। सूरज अपना पुराना थैला उठाकर बिखरे हुए रुपयों को रौंदे बिना उनके बगल से गुजरते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। रागिनी पीछे खड़ी घमंड से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन रागिनी ये भूल चुकी थी कि इसी सूरज ने उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज से MBA करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी। वो रात रात भर जागकर क्लर्क की नौकरी के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था ताकि रागिनी की फीस और उसकी हर महंगी फरमाइश पूरी हो सके। उसने खुद 2 साल से एक नई शर्ट नहीं खरीदी थी।
ताकि रागिनी सहेलियों के सामने कमतर न दिखे। सूरज जैसे ही कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरा, तभी कोर्ट के गेट पर एक चमचमाती हुई सफेद ऑडी कार आकर रुकी। कार से उत्तर प्रदेश का एक नामी और रसूखदार नौजवान विक्रम उतरा। रागिनी दौड़कर उसके पास गई और बड़े गर्व से उसका हाथ थाम लिया। वह जानबूझकर सूरज के सामने आई और ताना मारते हुए बोली, सूरज, जरा देख लो, ये है विक्रम, मेरे होने वाले पति और नए बिजनेस पार्टनर। जिस रुतबे और आराम का सपना मैंने देखा था, वो मुझे इनके साथ मिलने वाला है। तुम्हारी तरह साइकिल और टूटी बाइक पर घूमने वाली जिंदगी से मुझे नफरत थी। विक्रम ने सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और सूरज की तरफ फेंकते हुए बोला, अरे रागिनी, क्यों इस गरीब के मुंह लग रही हो? ये लो भाई, ऑटो करके अपने गांव लौट जाओ। अब तो कोर्ट ने भी तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी है। 500 का वो नोट हवा में उड़कर दूर नाली के पास कीचड़ में जा गिरा। सूरज शांत खड़ा रहा। उसने न तो वो नोट उठाया और न ही पलटकर कोई जवाब दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और चुपचाप पैदल ही स्टेशन की तरफ चल दिया। लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठकर सूरज ने अपनी फटी हुई डायरी निकाली। उसने जेब से अपनी बूढ़ी मां की एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसकी आंखों में सिर्फ उम्मीदें थी। सूरज की मुट्ठियां इस बार भींच गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गायब हो चुके थे। उसके चेहरे पर अब लाचारी नहीं, बल्कि एक कड़क जिद दिखाई दे रही थी। उसने डायरी के पहले पन्ने पर पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, 5 साल, सिर्फ 5 साल। उसने अपनी मां की कसम खाई कि रागिनी ने आज उसके प्यार की बोली लगाई थी। अब वो अपने वक्त की कीमत खुद तय करेगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर लिया गया फैसला कोई आम फैसला नहीं था। वो एक स्वाभिमानी इंसान के भीतर लगी उस आग की चिंगारी थी, जिसे बुझाना अब वक्त के भी बस में नहीं था। 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है, और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की धरती ने एक ऐसा संघर्ष देखा जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। सूरज ने अपनी क्लर्क की मामूली नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने ठान लिया था कि जब तक वो खुद को साबित नहीं कर लेता, वो चैन की सांस नहीं लेगा। वो लखनऊ के एक बेहद तंग और छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गया, जहां गर्मी के दिनों में छत का पंखा भी गर्म हवा फेंकता था। सूरज ने दिन रात का फर्क खत्म कर दिया। उसने एक छोटी सी कुरियर और लॉजिस्टिक्स डिलीवरी एजेंसी की शुरुआत की। सुबह 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता था, सूरज साइकिल और फिर एक पुरानी सेकंड हैंड बाइक पर भारी भारी पैकेट लाद कर खुद उत्तर प्रदेश की गलियों में डिलीवरी करने निकल जाता था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या बनारस और कानपुर की कड़कड़ाती ठंड, सूरज कभी नहीं रुका। रात को जब वो थककर चूर हो जाता, तो सोने के बजाय वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाता। वो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और डिजिटल सप्लाई चेन के नए नए तरीके सीखता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे, पैर छिल चुके थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कोर्ट रूम में रागिनी के कहे वो शब्द गूंजते थे, तुम्हारी औकात ही क्या है। यही शब्द उसकी थकावट को उसकी ताकत में बदल देते थे। ठीक 2 साल बाद सूरज की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी छोटी सी एजेंसी को S.S लॉजिस्टिक्स के नाम से एक स्टार्टअप में बदला। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को सूरज की ईमानदारी और उसका समय पर काम करना इतना पसंद आया कि बड़े बड़े बिजनेस घराने उसके साथ जुड़ने लगे। सूरज धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन वो आज भी उसी सादगी से रहता था। वही साधारण कपड़े, वही जमीन से जुड़ा स्वभाव। उसने कामयाबी को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। दूसरी तरफ कर्मा का पहिया बहुत खामोशी से घूम रहा था। रागिनी ने जिस विक्रम के रसूख और ऑडी कार को देखकर सूरज को ठुकराया था, उसकी असलियत अब सामने आने लगी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही विक्रम का असली चेहरा उजागर हो गया। वो एक नंबर का सटोरिया और अय्याश इंसान था। उसने रागिनी के पिता रामशरण शुक्ल के बड़े कपड़ा व्यापार में हाथ बटाने के बहाने उनके बिजनेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
विक्रम ने बिजनेस के नाम पर बाजार से करोड़ों का कर्ज ले लिया और जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो वो सारा पैसा सट्टे में हार गया। एक शाम रागिनी के घर पर पुलिस और बैंक के अधिकारी आ धमके। विक्रम रातों रात कंपनी का सारा कैश और रागिनी के गहने समेटकर फरार हो चुका था। रामशरण शुक्ल का बरसों पुराना नामी बिजनेस रातों रात नीलाम हो गया। उस बड़े सदमे को रागिनी के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वे बिस्तर पर आ गए। जिस रागिनी ने कभी 10 लाख रुपए कोर्ट की मेज पर लात मारकर फेंके थे, आज उसके पास अपने पिता की दवाइयों के लिए 1000 रुपए भी नहीं बचे थे। उनका आलीशान बंगला बिक चुका था और वह अपनी बूढ़ी मां और बीमार पिता के साथ लखनऊ के एक बेहद पिछड़े इलाके में किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गई। वक्त बीतता गया और ठीक 5 साल पूरे हुए। सूरज की S.S लॉजिस्टिक्स अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में से एक बन चुकी थी। गोमती नगर के सबसे पॉश इलाके में उनकी 10 मंजिला चमचमाती हुई मुख्य शाखा खड़ी थी। पूरे शहर में सूरज का नाम एक मिसाल बन चुका था, लेकिन लोग उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में जानते थे, क्योंकि उसने कभी मीडिया के सामने अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र नहीं किया था। इधर रागिनी पाई पाई के लिए मोहताज हो चुकी थी। उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और मकान मालिक हर महीने घर से निकाल देने की धमकी देता था। रागिनी ने अपने घमंड को मारकर शहर की हर छोटी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अर्जी देना शुरू किया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। तभी एक सुबह उसकी ईमेल पर एक मैसेज आया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी S.S ग्रुप में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के पद के लिए उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था और उसे अगले ही दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। रागिनी की आंखों में 5 साल बाद आंसू और उम्मीद दोनों एक साथ झलके। उसने अपनी एक पुरानी साधारण सी सूती साड़ी निकाली, जिसे उसने सालों से नहीं पहना था। कांपते हाथों से उसने अपने सर्टिफिकेट्स की फाइल को समेटा। वो नहीं जानती थी कि जिस कंपनी के आलीशान दफ्तर में वो कदम रखने जा रही है, उसका मालिक कौन है। वह सिर्फ ये जानती थी कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। SS ग्रुप की उस विशाल चमचमाती कॉरपोरेट बिल्डिंग के सामने खड़ी रागिनी के पैर कांप रहे थे। कांच के बड़े बड़े दरवाजों और सूट बूट में घूमते अधिकारियों के बीच खुद को देखकर उसे अपनी बदहाली पर शर्म आ रही थी। उसने अपनी सूती साड़ी के पल्लू को ठीक किया और भारी मन से रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। इंटरव्यू केबिन के बाहर करीब 20 और उम्मीदवार बैठे थे, जो बेहद आधुनिक और आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। तभी अंदर से HR मैनेजर की आवाज गूंजी, नेक्स्ट। रागिनी शुक्ल। रागिनी ने एक गहरी सांस ली, अपनी फाइल को छाती से भींचा और केबिन का दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। केबिन बेहद आलीशान था। सामने एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी, जिससे पूरा लखनऊ शहर दिखाई दे रहा था। उस खिड़की के पास रूम के बड़े से ओनर डेस्क के पीछे ब्लैक कलर के एक बेहद महंगे ब्रांडेड 3-piece सूट में एक शख्स पीठ घुमाकर खड़ा था। मैनेजर ने रागिनी का रिज्यूमे उस शख्स की टेबल पर रखा और कहा, सर, ये आज की आखिरी कैंडिडेट है। इसके बाद मैनेजर चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। केबिन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। रागिनी के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बैठिए, रागिनी जी। पीठ घुमाए खड़े उस शख्स ने बेहद शांत, गंभीर और भारी आवाज में कहा। वह आवाज सुनते ही रागिनी के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन इस आवाज में वह पुराना सीधापन नहीं, बल्कि एक गजब का रुतबा और ठहराव था। रागिनी हकलाते हुए बोली, थैंक यू, सर, और वह सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी ओनर की लेदर चेयर धीरे से घूमी। जैसे ही उस शख्स का चेहरा रागिनी के सामने आया, रागिनी के हाथों से उसके सर्टिफिकेट्स की फाइल छूटकर फर्श पर गिर गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने कोई और नहीं, बल्कि वही सूरज खड़ा था जिसके फटे जूते का उसने कोर्ट में मजाक उड़ाया था।
जिसके प्यार को उसने 10 लाख रुपयों की गड्डियों से कुचल दिया था। सूरज के चेहरे पर एक गजब का तेज था, आंखों में कामयाबी की चमक थी, लेकिन कोई घमंड या गुस्सा नहीं था। वही सूरज जो आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी का मालिक था। रागिनी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शर्म के मारे उसकी नजरें सूरज से मिल नहीं पा रही थी। उसने कांपते हाथों से फर्श से अपने कागज उठाए और रोते हुए केबिन से बाहर भागने लगी। अगर पीठ दिखाकर भागना ही तुम्हारी फितरत थी रागिनी, तो आज इंटरव्यू देने आई क्यों? सूरज की शांत लेकिन कड़क आवाज ने रागिनी के कदमों को वहीं रोक दिया। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी हिचकियां बंध चुकी थी। वो हाथ जोड़कर सूरज के सामने रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे पहचान नहीं पाई मैं बहुत पापी हूं। जिस इंसान ने मेरे सपनों के लिए अपनी जमीन बेच दी, मैंने उसकी औकात नाप दी। कर्मा ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी सूरज। आज मेरे पापा अस्पताल में हैं। हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं। मकान मालिक कल हमें घर से निकाल देगा। मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। सूरज अपनी सीट से उठा। वह धीरे धीरे चलकर रागिनी के पास आया। रागिनी डर के मारे पीछे हटने लगी। उसे लगा कि शायद सूरज अब उससे बदला लेगा। सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवाएगा या उसके मुंह पर पैसे फेंकेगा। लेकिन सूरज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जेब से अपना रूमाल निकाला और रागिनी की तरफ बढ़ा दिया। सूरज ने बेहद शालीनता से कहा, रो मत रागिनी। 5 साल पहले जब तुमने कोर्ट में मेरे पैरों पर 10 लाख रुपए फेंके थे, तो उस रात मैं रोया था। पर उस दर्द ने मुझे एक बात सिखाई थी कि नफरत और बदले की भावना इंसान को कभी बड़ा नहीं बनने देती। अगर मैं आज तुमसे बदला लूं, तो मुझमें और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा? सूरज ने टेबल से S.S ग्रुप का ऑफिशियल ऑफर लेटर उठाया और उस पर साइन करके रागिनी के हाथों में थमा दिया। रागिनी ने हैरान होकर आंसू भरी आंखों से सूरज को देखा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फाइल मैंने देखी है। तुम MBA गोल्ड मेडलिस्ट हो। ये नौकरी तुम्हें सूरज की तरफ से भीख या एहसान में नहीं मिल रही, बल्कि ये तुम्हारी काबिलियत का सम्मान है। कंपनी को एक अच्छी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है और तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। कल सुबह 9 बजे से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। और हां, तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्च कंपनी के मेडिकल फंड से आज ही दे दिया जाएगा। रागिनी के हाथ में वह ऑफर लेटर कांप रहा था। वो सूरज के पैरों में गिरने वाली थी, लेकिन सूरज ने उसे हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, इस दफ्तर में सिर्फ काबिलियत के आगे सिर झुकता है, किसी इंसान के आगे नहीं। जाओ, अपने पिता का ख्याल रखो। रागिनी रोते और मुस्कुराते हुए सूरज के प्रति अगाध सम्मान से भरकर केबिन से बाहर निकल गई। आज उसका घमंड हमेशा के लिए मर चुका था और उसकी जगह एक सच्चे इंसान के लिए इज्जत ले चुकी थी। सूरज वापस अपनी कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और एक राहत की सांस ली। उसकी 5 साल की तपस्या आज पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने वक्त और अपने कर्मों से उस औकात शब्द का ऐसा जवाब दिया था जिसे ये पूरा शहर कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार व समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियां लगातार लेकर आते रहें। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर कमेंट और हर समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।